हेलो एवरीवन, आइए हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19 पे चलते हैं, जो कि फंडामेंटल राइट्स यानी पार्ट थर्ड के अंडर है। कॉन्स्टिट्यूशन में वो मेंशन्ड है कुछ इस तरह, आपकी स्क्रीन पे दिए हुए। आज हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए की बात करेंगे सर, और क्लॉज 2 जो कि उस पर एक तरह का रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है। ठीक, आइए क्लास में यानी ब्लैक बोर्ड पे आते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए की बात करते हैं। फिलहाल आर्टिकल 19 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इस तरह मेंशन है: प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। ठीक, इस तरह से मेंशन है, यानी हम कौन सी राइट के बारे में बात कर रहे हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा, यानी स्पीच के अलावा, स्पीच और स्पीच के अलावा जो राइट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज ए में ये है टू एवरी सिटीजन हैज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक, अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस राइट के अंदर क्या क्या है। बाकी क्लॉज बी में जैसे असेंबल करने के लिए कहा गया है, सी में एसोसिएशन वगैरह फॉर्मेशन के लिए बोला गया है, तो ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे। ठीक, अब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए को डिटेल में देखते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 को कलेक्टिवली हम डेमोक्रेटिक राइट्स बोलते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए जो राइट्स चाहिए वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में हैं। पूरे पूरे की बात कर रहा हूँ, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच और आपका जो एसोसिएशन का होगा, प्रोटेस्ट, मतलब वो सब चीज़ें हुई, डिसाइड, सेटल वगैरह, ये सारी चीज़ें की बात कर रहा हूँ मैं। ये सारे कलेक्टिवली एफ जी, ये सारे एफ तो रिपील हो गया था। हाँ, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 को कलेक्टिवली डेमोक्रेटिक राइट्स बोलते हैं, क्योंकि ये हेल्दी फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी डेमोक्रेसी के लिए। और सबसे ज़्यादा अगर कोई भी आर्टिकल इवॉल्व हुआ है तो वो है आर्टिकल 21, उसके बाद हुआ है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए। ठीक, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन एक इनएलिएनेबल राइट है, यानी ये ऐसी राइट है जो कोई किसी से छीन नहीं सकता। ठीक, ऐसा माना जाता है फिलोसफर्स द्वारा। वो इसलिए क्योंकि जब हम इसकी मीनिंग्स को समझेंगे तब हमको लगेगा कि अगर ये राइट छीन गई तो वाकई कोई मतलब नहीं है आपके रहने का, मतलब जीने का। ठीक, पहला, हमें फ्रीडम है एक्सप्रेस करने के लिए अपने व्यूज़ बिना किसी रोक टोक के। ठीक, विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, एनी फियर, एनी फेवर। ठीक, यानी हम बिना डर के, बिना किसी लालच में, किसी बायस्ड होकर किसी के पक्ष में कुछ बोल रहे हैं, और बिना किसी रोक टोक के हमें अपनी बात कहने का, एक्सप्रेस करने का अधिकार होता है। ठीक, उसका दूसरा मतलब ये है, इसी में एक्सप्रेस करने के लिए क्या, एक मीडियम होना चाहिए जो हमें लग रहा है कि ये मीडियम उचित है, चाहे वो बोलना हुआ चाहे वो लिखना हुआ। ठीक, इसका एक और मतलब है कि साइलेंस इज ऑल्सो राइट, यानी अगर कोई हमसे बोल रहा है कि कुछ कहने के लिए और हम नहीं बोलना चाह रहे उस बारे में क्योंकि हमें लग रहा है यहाँ बोलना सही नहीं है, तो वो भी एक राइट है। यानी अगर मैं शांत हूँ तो भी एक राइट है जो इसके अंडर प्रोटेक्टेड है, एक्सप्रेशन के, यानी मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ अपना साइलेंस, मुझे इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये तो खुद से रिलेटेड हुआ। दूसरा ये था, दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट ये था कि हम अदर्स के व्यूज़ को भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा तो एडिटोरियल्स वगैरह दिए रहते हैं, या दूसरे की बात कन्वे करने की लिए नॉर्मली भी, अगर कोई न्यूज़ है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठा हुआ किसी व्यक्ति, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो प्रेसिडेंट हो, उन्होंने क्या कहा, ये भी न्यूज़पेपर्स में लिखा जाता है। यानी हमें इस बात की फ्रीडम है कि दूसरे की बात भी रख सकते हैं। तो ओवरऑल मैं प्रेस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो टेलीविज़न का मीडिया भी हो सकता है। ठीक, तीसरा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन भी मिलनी
चाहिए, यानी मेरा अधिकार है कि मुझे इन्फॉर्मेशन प्राप्त होनी चाहिए अगर मैं किसी चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ। इसीलिए आरटीआई एक्ट को इम्प्लीमेंट करके इस आर्टिकल को मीनिंग दी गई है। मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में जब समझाने की कोशिश की थी कि कैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अलावा भी जो राइट्स हैं आर्टिकल 14-15 उसमें कैसे हम इस चीज़ को देखते हैं। ठीक, अब आरटीआई एक्ट का मतलब है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, और इसी का अगर एक ब्रॉडर मीनिंग जो कोर्ट ने निकाला था कि कोई भी अगर इलेक्शंस में खड़ा होता है तो उसे अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, ताकि जो भी डिसीजन लेता है वोटर वो सारी बातों को ध्यान में रख के देता है। ठीक, तो इन्फॉर्मेशन, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन भी एक राइट है। ठीक, ये मैंने 4th पॉइंट में एक्चुअली एलोबरेट किया था। ठीक, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। सुप्रीम कोर्ट ने पीयूसीएल पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2013 में ये होल्ड किया था कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के तहत अगर हम इसको आर्टिकल 21 के साथ पढ़ें तो नेगेटिव वोट, नन ऑफ द अबव जो होता है, जैसे नेगेटिव वोटिंग एक तरह से नेगेटिव वोट, हाँ, राइट टू नेगेटिव वोट, यानी कोई भी ऑप्शन हमें सही नहीं लग रहा है तो एक नोटा का ऑप्शन आपने ध्यान दिया होगा, ये ऐड हुआ था। ठीक, ये इस केस के बाद आया था जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर दिया गया है, एक उसकी मीनिंग है। ठीक, अब फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी एक राइट है। इसके पहले जो हमने साइलेंस देखा था वो एक्सप्रेशन में देखा था, यानी मैं साइलेंट रहना चाह रहा हूँ, ये भी मेरा अधिकार है कि मैं नहीं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। इसी तरह मैं कुछ सुनना नहीं चाह रहा, ये भी मेरा अधिकार है, यानी अगर कहीं नॉइज पोल्यूशन हो रहा है एक तरह से तो ये मेरी इस फ्रीडम को छीन रहा है मुझसे। ठीक, अब 7वां क्या है, राइट टू पॉलिटिकल डिसेंट, यानी अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की कोई बात सही नहीं लग रही या गवर्नमेंट की ही बात सही नहीं लग रही, सिमिलरली कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है जो मैं करना चाह रहा हूँ तो मैं अपना डिसेंट शो कर सकता हूँ। इसी तरह मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हाँ ये पर्टिकुलर व्यू सही है। पॉलिटिकल डिसेंट एक्चुअली एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, इसलिए यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो राइट है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है पॉलिटिकल बॉर्डर से, यानी इंडिया का कोई सिटीजन अगर इंडिया के बारे में बता रहा है या बात कर रहा है तो ये पॉलिटिकल बॉर्डर्स के बाहर भी ऐसे कर सकता है। ठीक, यानी वो इंडिया में नया होते हुए भी ये सारी राइट्स को एंजॉय करता है। ठीक, अब क्या ये एब्सोल्यूट राइट है? जैसा कि मैंने पहले भी समझाया कि कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है, यानी उसमें कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो रीजनेबल होने चाहिए, यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। अब किस किस ग्राउंड पे होने चाहिए? पहला है सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी, यानी मैं कुछ कह रहा हूँ लेकिन मैं ये ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि वो इंडिया की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी को हर्ट कर सकता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कुछ भी बोल सकता हूँ। सिमिलरली कोई ऐसी बात जिससे स्टेट की सिक्योरिटी पे एक तरह का खतरा हो सकता है, ये भी नहीं। दूसरा, फ्रेंडली रिलेशंस, किसी स्टेट के साथ हैं, किसी फॉरेन स्टेट के साथ हैं, विथ फॉरेन स्टेट किसी और स्टेट के साथ है तो उसको हर्ट नहीं करना चाहिए। चौथा, पब्लिक ऑर्डर, यानी मैं ऐसा ना कुछ बोलूँ कि पब्लिक ऑर्डर खराब हो। तीसरा, डिसेंसी, सॉरी 5वां डिसेंसी है मॉरलिटी। यह मॉरलिटी का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसको एक्सप्लेन किया था, हम इसे कभी देखेंगे किसी और वीडियो में। ठीक, डिसेंसी और मॉरलिटी। फिर क्या है, रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी बोलने की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हम ऐसा कुछ भी बोल दें कि कोर्ट की कंटेम्प्ट हो, एक तरह से बेइज्जती हो। जैसे कोई भी वर्डिक्ट आती है या कोई भी आता है तो लोग अपना एक्सप्रेस करते हैं कि हाँ हम इससे खुश नहीं हैं, इसका तो ये नहीं कुछ भी बोल दें। डिफेमेशन या इंसाइटमेंट टू
एन ऑफेंस, यानी ऐसा भी नहीं है हम किसी को कुछ भी बोल दें तो वो डिफेम हो जाए। सिमिलरली हम हमारी आज़ादी यहाँ भी लिमिटेड है कि हम किसी ऑफेंस के लिए किसी को इंसाइट नहीं कर रहे हैं, यानी किसी को गलत करने के लिए उकसा नहीं रहे हैं। ठीक, तो ये सारे ग्राउंड्स हैं जो मैंने यहाँ पे इन स्लाइड्स में दी हुई हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए ये तो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे था, यानी 26 जनवरी 1950 में था जब हमने इन्फोर्स किया था। लेकिन जो उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस थे ये बाद में ऐड हुए हैं। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ऐड हुए हैं। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा इन केस अगर ये पूछता है। और इन्हीं रेस्ट्रिक्शंस में जो हमने सबसे पहला देखा था, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये ऐड हुआ है 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 में। ये आप याद रखिएगा। ठीक, अब जो हमने डिस्कस किया उसका एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये भी हम बताएंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और इंटरनेट का क्या रिलेशन है। यानी जनरली आप किसी से कुछ कहते हैं और वो चीज़ पर्सनल लेवल पे रहती है तो वो सिर्फ उसी व्यक्ति तक लिमिटेड है। लेकिन अगर आप अपना व्यू एक्सप्रेस करते हैं ऑनलाइन मीडिया में, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप्स हो, कंप्यूटर्स हो जो कि इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों तक स्प्रेड होती है। ठीक, इसलिए इसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लाया था 2000 में। इसका काम था इंटरनेट को सही तरीके से रेगुलेट करने के लिए। ठीक, अब इसके अंदर हम बात कर रहे हैं आईटी एक्ट के अंदर सेक्शन 66A। इसमें ये कहा गया था कि अगर कोई किसी को डिफेम करता है तो वो एक ऑफेंस डिफेम करता है, तो एक ऑफेंस है जिसके लिए मैक्सिमम 3 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। ठीक, सिमिलरली इसी में सेक्शन, ये बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है और इससे जुड़ी जो इम्प्लीकेशन है हमें वो समझना है रादर देन इसको मार्कअप करने के। तो सेक्शन 67 में उसने ये कहा गया है कि 5 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 5 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 1 लाख रुपए तक की फाइन लग सकती है। ठीक, सिमिलरली अगर रिपीटेड ऑफेंस है तो 10 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 2 लाख तक का फाइन लग सकता है। ठीक, सिमिलर ऑफेंसेस में। अब जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस पहुंचा, इसका नाम है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, तो कोर्ट ने इस सेक्शन 67 को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड तो माना था। ठीक, साथ ही सेक्शन 69A को भी वैलिड माना था उस सेंस में कि ये स्टेट को ऑथोराइज करता है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर सकें, यानी उसकी ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर सकें किसी भी इंफॉर्मेशन की, जैसे वो वेबसाइट्स वगैरह ब्लॉक की जाती हैं। ठीक, जिसको भी वेबसाइट्स वगैरह ब्लॉक की जाती हैं, अगर वो ये ग्राउंड बता रहे हैं जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में मेंशन किया गया है। लेकिन उन्होंने सेक्शन 66 को 66A जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया था 3 साल के इम्प्रिजनमेंट वाला डिफेमेशन का, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वाइड कर दिया, यानी स्ट्रक डाउन कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही वेग टर्म है और वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए को हर्ट करता है, यानी बोलने की आज़ादी को छीन लेता है। अच्छा, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में क्या डिफेमेशन मेंशन है एक तरह से, हाँ, इज वन ऑफ द ग्राउंड्स। अब डिफेमेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी की रेपुटेशन को हर्ट करते हैं, यानी किसी की रेपुटेशन को हर्ट करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो। और इसमें 2 टर्म्स आते हैं, इसको अलग से देखते हैं। डिफेमेशन
इज डिस्ट्रॉइंग रेपुटेशन। किसकी? इंडिविजुअल की भी हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी बॉडी की भी हो सकती है। ठीक। अब डिफेमेशन दो तरीके से होती है। एक होता है स्लैंडर, ये टर्म्स आप याद कर लीजिए। स्लैंडर का मतलब होता है स्लैंडर बोल रहे हैं अपने, और लाइबल हम लिख के किसी को डिफेम कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग सेक्शन 499 और 500 को इम्पोज किया गया है या किया जा सकता है ऐसी चीज़ों के लिए जिसमें 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट। ठीक। इम्प्रिजनमेंट का मतलब है क्रिमिनल ऑफेंस। अब स्लाइड्स को देख लेते हैं। स्लाइड्स में भी मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी हैं। ये श्रेया सिंघल वाला केस था, 66A के रिगार्डिंग जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड में कर दिया, और डिफेमेशन के जो ग्राउंड्स हैं, यानी डिफेमेशन एक ग्राउंड है जिसे हम इम्पोज कर सकते हैं, उसका मतलब होता है रेपुटेशन को हर्ट करना, और ये सेक्शंस दिए हुए हैं। ये मैंने ब्रॉड तरीके से जो भी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए को समझाने की कोशिश की है कि जो भी इसमें चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशनली मेंशन हैं उसको मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर कुछ और जानना है आपको, कुछ और बातें हैं जो सीखनी है, जो शायद मैं ना बता पाया हूँ यहाँ पे, तो आप कृपया मुझे वो बताएं। अगर कोई डाउट्स हो तो वो भी शेयर करें, और कोई सजेशंस हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग।